नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। शेयरों की भीड़ में से आपके काम के पोर्टफोलियो से जुड़े हुए जो शेयर हैं उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। ब्रोकरेज कहां बुलिश है, आफ्टर रिजल्ट्स के बाद, नए आईपीओ के कमाल के बाद आखिर क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं इस लिस्ट में, सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्विगी की बात करते हैं। स्विगी को लेकर देखिए 5 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 10% तक चढ़ा, लेकिन अगर आप शुक्रवार को देखेंगे तो 5% तक क्रैश होता हुआ दिखा, 284 के भाव पर आता हुआ दिखा। अब 3 बड़ी खबरें हर एक निवेशक को जो स्विगी से जुड़ा हुआ है उसको ये खबर जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, स्विगी के नतीजे आए, रिजल्ट्स खास नहीं रहे और तभी बाजार ने इसको पनिश किया। कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो है वो घटा है, 791 करोड़ का रहा, जबकि पिछले साल ये 1190 करोड़ के पार था। कंपनी का रेवेन्यू 37% बढ़ा है, यहाँ पर 6812 करोड़ के आसपास पहुंचा। डिलीवरी की जो लागत है वो बढ़ने से एबिटा मार्जिन पर साफ तौर पर दबाव आया है। क्विक कॉमर्स यानी कि जो इंस्टामार्ट है उसकी ग्रोथ भी जो है साफ तौर पे कमजोर रही है और इसी की वजह से जो है स्टॉक टूटता हुआ दिखा है यहाँ पर। यानी कि नंबर्स के हिसाब से देखें तो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है साफ तौर पे। अब कुछ बड़े बदलाव के बाद जो दूसरा पॉइंट है, स्विगी ने नंदिता सिन्हा को इंस्टामार्ट का नया सीईओ नियुक्त किया है। वो अगले 3 अगस्त जो 3 अगस्त आ रहा है उससे वो जिम्मेदारी संभालती हुई दिखेंगी यहाँ पर। अगर आप नंदिता की बात करें तो पहले मिंत्रा की सीईओ रह चुकी हैं और उनके नेतृत्व में मिंत्रा जो है वो घाटे से निकलकर मुनाफे में पहुंचता हुआ दिखा है। और ये कदम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि क्विक कॉमर्स में लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। ब्लिंकिट इस समय बाजार में एक मजबूत स्थिति दिखा रहा है, जबकि जेप्टो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन नाउ जो है और खासतौर पे जो बिग बास्केट है वो तेजी से विस्तार कर रहे हैं। इसी बीच तीसरी बड़ी खबर निकल के आई जो कि पॉजिटिव रही स्विगी के लिहाज से अगर देखें तो जेप्टो ने फिलहाल के लिए अपना आईपीओ टालने का फैसला कर लिया है। कंपनी अब 1000 करोड़ से ज्यादा की जो प्री आईपीओ फंडिंग जुटाने की तैयारी कर रही है यहाँ पे, और इस फंडिंग में कंपनी जो है मौजूदा निवेशकों के शामिल होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब ये साफ है कि जेप्टो फिलहाल लिस्टिंग से पहले ही अपने विस्तार और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस कर रही है। अब स्विगी को लेकर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, होल्ड की सलाह दी है, 318 के टारगेट्स उन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सरकारी कंपनी एंड्रयू यूले कंपनी के शेयरों में जो है हफ्ते भर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शेयर अपर सर्किट में रहा, 28 के भाव पर आता हुआ दिखा। हालांकि बाद में थोड़ी मुनाफा वसूली भी रही, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एक अच्छा कारोबार जो है शेयर में देखने को मिला है यहाँ पे। आखिर इस तेजी की वजह क्या है यहाँ पे, अगर आप वजह जानने की कोशिश करेंगे तो दरअसल जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया है, जो केंद्र सरकार के जो एक डिपार्टमेंट है उद्योग मंत्रालय जो है, उन्होंने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अपील की है कि आधिकारिक बैठकों में, कॉन्फ्रेंस में, कैंटीन में, सरकारी कार्यक्रमों में यूले टी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। इस सरकार की तरफ से पहल के बाद कंपनी में जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। एंड्रयू यूले कंपनी जो है एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि भारी उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। कंपनी के असम और पश्चिम बंगाल में कई चाय बागान हैं और यहाँ तक कि दार्जिलिंग असम और इसके अलावा सीटीसी ग्रीन और इसके अलावा कई उत्पाद जो है वो कंपनी बनाती है और इसके साथ चाय टी बोर्ड के जरिए संसद तक भी चाय पहुंचाई जाती है यहाँ पे। अब सवाल ये है कि निवेशकों के लिए इसमें क्या मायने हुए हैं यहाँ पर, तो देखिए अगर सरकारी विभागों में यूले टी का इस्तेमाल बढ़ता है तो फिर इससे कंपनी की ब्रांड की पहचान, ऑर्डर बुक, बिक्री जो है वो फायदा मिलता हुआ दिख सकता है और यही वजह शायद मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन एक बात पर आपका ध्यान जरूर रहना चाहिए, सरकार ने खुद माना है कि एंड्रयू यूले अभी भी वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है, यानी कि सिर्फ इस सरकारी आदेश के आधार पर निवेश करने का जो फैसला है वो सही नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मशहूर निवेशक मुकुल अग्रवाल के पोर्टफोलियो का हिस्सा एलटी फूड्स के शेयरों में शुक्रवार को 5% की तेजी के तौर पर देखने को मिला। कंपनी के मजबूत जून तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में एक अच्छा मोमेंटम आया और आप देखिए लगातार तीसरे दिन जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखा, 413 के भाव के आसपास क्लोजिंग देता हुआ दिखा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नतीजों की। वजह तेजी रही जो नतीजों की वजह से यहाँ पर शुद्ध मुनाफा 9% बढ़कर 183 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू की बात करेंगे तो उसमें 26% की जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी की बिक्री सेल्स में मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रदर्शन भी मजबूत रहा है। एबिटा 20% बढ़कर 363 करोड़ पर आ गया। हालांकि एबिटा मार्जिन सालाना आधार पर थोड़ा घटकर 11.5% पर रहा है, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में इसमें सुधार देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है वो 5.8% रहा है। कंपनी ने निवेशकों के लिए ₹1 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की ऐलान भी करते हुए दिखे हैं यहाँ पे। इसके लिए 18 सितंबर 2026 रिकॉर्ड डेट तय की गई है। हालांकि डिविडेंड को अंतरिम मंजूरी जो है एजीएम के मिलने के बाद ही मिलेगी। और अगर आप स्टॉक की चाल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में 125% रिटर्न, 5 साल में 435% रिटर्न और 10 साल में 1200% से ज़्यादा का मुनाफा कमाकर इस शेयर ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक की बात करते हैं। आईटी और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन कंपनी जो है रेडिंगटन की बात करते हैं। शेयर
में अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार को 4% तक चढ़ के 322 रुपए के इंटरडे के हाई के लेवल पर ये बंद होता हुआ दिखा है यहाँ पर। और अगर आप 5 दिनों की चाल देखेंगे तो 23% तक जो है वो चढ़ता हुआ यहाँ पर दिखा है। इस तेजी की वजह रही है कंपनी के जून तिमाही के मजबूत नतीजे, जिसमें मुनाफा और रेवेन्यू दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। शुद्ध मुनाफा 77% बढ़कर 486 करोड़ पर आ गया और खास बात यह रही कि कंपनी का मुनाफा रेवेन्यू की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इसका मतलब है कि कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेहतर हुई है और कमाई की जो गुणवत्ता है वो मजबूत हुई है। वहीं कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 35% बढ़कर 34,900 करोड़ के पार निकल गया, जो कि रेडिंगटन के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े तिमाही रेवेन्यू को साफ तौर पर दर्शाता है। अब सवाल है इतनी मजबूत ग्रोथ कहां से आई, तो सबसे बड़ा योगदान भारत के कारोबार से आया। इसकी वजह है बड़े एंटरप्राइजेज ऑर्डर, पीसी बिजनेस में बेहतर कीमतें, प्रीमियम स्मार्टफोन की मजबूत मांग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी सर्विस की बढ़ती डिमांड रही है यहाँ पे। वहीं मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कारोबार में भी 15% की ग्रोथ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब निवेशकों के लिए क्या संकेत है, इस चीज को आपको समझना चाहिए। रेडिंगटन के नतीजे बताते हैं कि कंपनी सिर्फ बिक्री ही नहीं बढ़ा रही है बल्कि मुनाफे को भी बढ़ा रही है। क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइजेज, आईटी, प्रीमियम डिवाइस जो है उसमें सभी जगह पे हाई ग्रोथ जो जहाँ पे ये सेक्टर्स होते हैं वहां पर पॉजिटिव स्थिति देखने को मिल रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए, शेयर एक साल में 23% नीचे जाता हुआ दिख रहा है, 86 रुपये के भाव पर आता हुआ दिखा है यहाँ पर। और इस हफ्ते रिजल्ट्स रहे, रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM जो है वो 24% बढ़कर मजबूत स्तर पर आया। इसका मतलब ये है कि कंपनी की लोन बुक जो है वो बढ़ रही है और इसके साथ होम लोन की जो मांग है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पर डिसबर्समेंट की बात करेंगे, डिसबर्समेंट क्या रहा, तो उसमें भी 33% की शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि कंपनी तेजी से नए ग्राहक जो है वो जोड़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कमाई की। नेट इंटरेस्ट इनकम NII 9% बढ़ी है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर, यानी कि ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों मोर्चे पर प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन अब बात है दूसरे आंकड़ों की, जो कि सबसे मायने जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM जो है वो घटा है, 3.7% का जो है यहाँ पर नंबर निकल के आए, जबकि पिछले साल ये 4% था। इसका मतलब ये है कि कंपनी हर नए लोन से होने वाली कमाई जो है वो मार्जिन के हिसाब से कम हो रही है। स्प्रेड 1.7% रहा है, यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर दबाव रहा है। एसेट क्वालिटी की बात करें, चाहे आप ग्रॉस NPA की बात कीजिए चाहे नेट NPA की बात करिए, वहाँ पर हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यानी कि ओवरऑल जो है वो जोखिम एक बना हुआ है लोन के स्तर पर देखें यहाँ पर। और ब्रोकरेज HSBC ने यहाँ पे साफ तौर पे रिड्यूस की रेटिंग दी है, कहा है कि घटाइए, 76 के टारगेट दिए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि कंपनी का बिजनेस भले ही मजबूत हो लेकिन मौजूदा जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी महंगी स्थिति दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। शेयर 9% चढ़ा, 1146 रुपए के भाव पर आ गया, जो कि शेयर का नया 52 वीक हाई है यहाँ पे। इसकी वजह रही है कंपनी के जो तिमाही रिजल्ट्स आए हैं, मैनेजमेंट की पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला है। नतीजों के बाद ब्रोकेज हाउसेज जो शेयर पर काफ़ी बुलिश हैं। मोतीलाल ओसवाल जो है, अगर आप देखें तो ब्रोकेज ने शेयर पर खरीदारी की सलाह दी और 1300 तक के टारगेट दिए। उनका मानना है कि जो बजाज फाइनेंस है अब एक नए अर्निंग साइकिल में प्रवेश कर रहा है और कंपनी हर मोर्चे पर एक मजबूत प्रदर्शन कर रही है यहाँ पे। यही CLSA की बात करें तो CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1300 तक के टारगेट दिए हैं और ब्रोकेज ने आयरन मैन बता दिया है यहाँ पे इस कंपनी को। CLSA के मुताबिक जो मुनाफा है काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। हर मोर्चे पर कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है यहाँ पे। AUM ग्रोथ देखें तो बहुत ही शानदार रही है, एसेट क्वालिटी में लगातार मजबूती रही है और यहाँ तक कि सिटी ने भी 1300 तक के टारगेट्स दे दिए हैं। उनका ये मानना है कि स्टॉक में आगे भी जो जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं क्वार्टर के हिसाब से एक बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो बजाज फाइनेंस को लेकर ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं ब्रोकेजेस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और कहते हैं अर्थव्यवस्था की नब्ज समझनी हो तो HUL के नतीजे देखना बहुत जरूरी होता है। और इस हफ्ते शेयर जो है भारी उतार चढ़ाव शेयर में देखने को मिला। आप देखिए नतीजों के दिन शेयर जो है क्रैश हो गया, 7% टूटा, उसके बाद फिर तेजी आई। ओवरऑल जो है वो मिला जुला रहा है ये हफ्ता। लेकिन अगर आप इनके रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे तो ब्रोकेज हाउस ने कंपनी में अपनी जो है कुछ प्रतिक्रिया दी है यहाँ पर और उनके प्रदर्शन के ऊपर जो है कई तरह की इंपॉर्टेंट बातें कही यहाँ पे। सबसे पहले ब्रोकेज के मुताबिक वॉल्यूम ग्रोथ और महंगाई का असर जो है अभी भी निवेशकों के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट विषय बना हुआ है। होम केयर कारोबार HUL का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। अगर आप देखेंगे पाम ऑयल की जो ऊंची कीमतें उससे साबुन पर साफ तौर पर जो साबुन का बिजनेस है उसके ऊपर दबाव आया है। अगर आप देखेंगे स्किन क्लिनिकल जो तमाम तरह की चीज़ें होती है कैटेगरी के हिसाब से देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ घटी है। कच्चे तेल, पाम ऑयल और चाय जैसी जो कमोडिटी है वो महंगी होती हुई दिखी है, जिसकी वजह से लागत पर दबाव आता हुआ दिखा है। मैक्वेरी ने HUL पर आउट परफॉर्म की रेटिंग का जो लक्ष्य है वो बरकरार रखा है। 2860 के टारगेट्स दिए। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ
पिछली तिमाही की तुलना में कुछ धीमी रही है। साबुन कारोबार में महंगाई के कारण कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर जो है वो अगर आप ओवरऑल मांग देखेंगे तो दूसरी तिमाही में जो है वो मान रहे हैं कि ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा बेहतर रह सकता है, और इसलिए उन्होंने जो टारगेट्स हैं वो 2450 के दिए हैं यहाँ पर। और भी दूसरे जो अगर देखें यहाँ पर दूसरी बातें निकल के जो आ रही हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आगे और क्लैरिटी देती हुई दिखेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग जो है वो फिलहाल के लिए इनको स्टेबल दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लॉरस लैब्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और आप देखिए नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। 5 दिनों के अंदर शेयर 10% तक चढ़ गया, 1800 रुपये के पार निकलता हुआ दिखा है। शेयर ने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया। आखिर इस तेजी की वजह क्या है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नतीजों की बात करेंगे तो कंपनी का शुद्ध मुनाफा 126% बढ़कर 368 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं कमाई 29% बढ़कर 2026 करोड़ पर आ गई। इस शानदार प्रदर्शन की जो सबसे बड़ी वजह रही CDMO यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वहाँ पर मजबूती देखने को मिली है। यहाँ पर साफ तौर पर अफोर्डेबल मेडिसिन जो है उसको लेकर जो मांग है वो काफ़ी मजबूत रह रही है। मार्जिन जो है काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो आगे बढ़ रही है, और भविष्य के लिहाज से देखें तो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है यहाँ पे, और इसी के लिहाज से यहाँ पे जो है ब्रोकरेजेस भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप देखें यहाँ पर तो कंपनी ने अभी हाल ही में एंटीबॉडी ड्रग जो यहाँ पर लाइसेंस होते हैं उसको लेकर 2 बड़े एग्रीमेंट किए हैं, जो साफ तौर पे कैंसर को लेकर एक तकनीक होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FIs भी लगातार अपनी पोजिशनिंग को यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर बढ़ा रहे हैं। चलिए सुज़लॉन एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप नतीजों को देखेंगे तो उसमें 10% की गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर शेयर जो है 47 रुपये पर आ गया। सवाल ये है कि भाई नतीजे वाकई ख़राब थे या बाजार ने ओवर रिएक्ट किया। सबसे पहले पॉजिटिव बात है, कंपनी का रेवेन्यू 22% बढ़कर 3829 करोड़ पर पहुंच गया। डिलीवरी 14% बढ़कर 506 करोड़ के आसपास मेगावाट के पास, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 14% बढ़कर 506 मेगावाट रही है। यहाँ पे कमिश्निंग दुगनी होती हुई दिखी है यहाँ पर, यानी कि सुज़लॉन लगातार ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे कर रही है। सबसे बड़ी ताकत कंपनी की 6.1% गीगावाट की ऑर्डर बुक, और जिसमें NTPC ग्रीन, ONGC, अडानी ग्रुप, ACC, ITC जैसे जो बड़े ग्राहक है वो शामिल है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों के लिए कंपनी के पास मजबूत बिजनेस विजिबिलिटी है। लेकिन अब बात उस वजह की जिससे शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 6% घटकर 305 करोड़ पर रह गया। वहीं EBITDA मार्जिन 19% से घटकर 15.5% पर आ गया, यानी कि बिक्री तो बढ़ी लेकिन हर 100 रुपये की बिक्री पर कंपनी के अगर आप पहले के मुकाबले देखें तो कमाई घटती हुई दिखी, और यही वजह है कि बाजार ने नेगेटिव रिस्पॉन्स किया है। पिछले कुछ सालों में सुज़लॉन के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी आई है, इसलिए निवेशकों की उम्मीद जो थी वो रेवेन्यू को लेकर और बेहतर मार्जिन को लेकर थी। अब आगे की स्थिति क्या दिख रही है, देखिए कंपनी ने नए विंड टर्बाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च की है, और इसके अलावा कंपनी EPC क्षमता जो है वो फोकस कर रही है, यानी कि लंबे समय की ग्रोथ स्टोरी को लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है यहाँ पे। लेकिन अब सवाल ये है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसको लेकर क्या स्थिति है। ऑर्डर बुक मजबूत है, ऐसे में ब्रोकरेज जो है JM फाइनेंशियल ने खरीदारी की सलाह दी है, 62 रुपये के टारगेट दिए हैं। नुवामा ने होल्ड की सलाह दी है, 51 रुपये के यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। ब्रोकरेज की राय है साफ तौर पे कि मार्जिन्स आगे चल के सुधार देखने को मिल सकता है, और ओवरऑल जो स्थिति है अभी उनको ऑब्जर्व करना होगा कि किस तरीके से आगे चल के स्टॉक जो है वो रिएक्ट करता है, कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं वेदांता ग्रुप के मेगा डीमर्जर के बाद पहली बार 4 नई कंपनियों के नतीजे सामने आए, लेकिन सवाल ये है कि निवेशकों के लिए सबसे मजबूत कौन से नतीजे रहे। तो आइए 4 हिस्सों में समझते हैं। यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम की सबसे पहले बात करते हैं। वेदांता एल्यूमिनियम के नतीजों को देखेंगे तो उसके बाद स्टॉक 4% चढ़ के 459 रुपीज़ के आसपास आता हुआ देखा। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 216% बढ़कर 5,600 करोड़ के पार निकल गया, लगभग 3 गुना तक, माफ कीजिएगा, ये बढ़ता हुआ दिखा है। जबकि रेवेन्यू 46% बढ़कर 21,000 करोड़ के पार निकल गया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 26% से बढ़कर 45% हो गए। नेट प्रॉफिट मार्जिन 31% तक पहुंचता हुआ दिखा है। 8 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। नेट डेट 33,000 करोड़ से घटकर 29,500 करोड़ पर आ गया। अगर वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो CLSA की रिपोर्ट है यहाँ पर साफ तौर पे 540 के टारगेट दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखेंगे। वहीं दूसरा वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करते हैं। यहाँ पर वेदांता ऑयल एंड गैस की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी ने 945 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा जरूर दर्ज किया है, लेकिन इसमें 1056 करोड़ का एक मुश्त जो एक्सेप्शनल गेंस है वो शामिल थे यहाँ पर, जो कि बिजनेस यूनिट्स की बिक्री से मिला है, और यही प्रॉफिट कंपनी को घाटे से मुनाफे में लाने का सबसे बड़ा कारण बना है। वहीं रेवेन्यू EBITDA के हिसाब से देखेंगे, मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो गिरावट देखने को मिली, यानी कि ऑपरेशनल प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं रहा जितना मुनाफा दिख रहा है।
तीसरी बात, वेदांता पावर जून तिमाही में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 449 करोड़ का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 75 करोड़ का मुनाफा हुआ था। कंपनी घाटे में इसलिए चली गई क्योंकि कंपनी के खर्च बढ़ गए। हालांकि रेवेन्यू 31% बढ़ा, पावर सेल्स के हिसाब से देखें तो 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन बढ़ती लागत के कारण एबिटा और मार्जिन पर दबाव रहा। अच्छी बात यह रही कि कंपनी की 74% बिजली बिक्री जो है वो बढ़ती हुई दिखी। यहाँ पे बैलेंस शीट जो है यहाँ पर उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। और चौथा स्टॉक वेदांता आयरन एंड स्टील की बात कर लेते हैं। घाटे से निकलकर कंपनी मुनाफे में आई। मुनाफे में सुधार का बड़ा हिस्सा एकमुश्त जो नुकसान था वो खत्म होने से आता हुआ दिखा है, ना सिर्फ बिजनेस ग्रोथ की वजह से, यानी कि बिजनेस ग्रोथ से यहाँ पे नहीं आई स्थितियां, नुकसान खत्म होने से आई है। यहाँ पर रेवेन्यू 18% बढ़ा है, एबिटा 54% बढ़ता हुआ दिखा। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 461 करोड़ से घटकर 207 करोड़ पर आ गई, यानी कि कंपनी ने कर्ज का बोझ काफी कम कर दिया है। लेकिन स्टील कारोबार जो है पूरी तरीके से कमोडिटी साइकिल पर निर्भर होता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट खबर आपको समझनी चाहिए और इसी सेक्टर से है, यहाँ पर इसी ग्रुप से है। यहाँ पर मेटल्स और मिनरल सेक्टर की जो दिग्गज कंपनी है वेदांता ने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 71% बढ़कर 5,473 करोड़ रुपए पहुंच गया। कमजोर रुपए और महंगे मेटल्स से कंपनी को मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। ऑपरेशन से रेवेन्यू 53% बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे कंपनी का नेट अगर आप डेट देखेंगे, कुल कर्ज देखेंगे तो जून 2026 तक ये घटकर 8,300 करोड़ रुपए रह गया, जो कि पिछली तिमाही के मुकाबले 2,223 करोड़ रुपए कम है, यानी कि 2,000 करोड़ तक का जो यहाँ पे कर्ज है वो कम कर दिया गया है यहाँ पे कंपनी की कोशिशों के जरिए। अब बात करते हैं कंपनी की ओर से एक बड़े ऐलान की। वेदांता ग्रुप ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये डीमर्जर को लेकर कंपनी ने इस बार अपने रियल एस्टेट कारोबार को अलग कर एक स्वतंत्र एक लिस्टेड कंपनी बनाने का फैसला किया। और ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब सिर्फ 2 महीने पहले ही वेदांता ग्रुप की पावर, ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम कंपनी जो है बाजार में लिस्ट होती हुई दिखी है। अब क्या होगा डीमर्जर में, वेदांता अपने रियल एस्टेट कारोबार को एक अलग लिस्टेड कंपनी में ट्रांसफर करेगी। इस नई कंपनी का कारोबार रिहायशी यानी कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटैलिटी, टाउनशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ और ऑपरेशन पर क्रेडिट होगा। शेयरधारकों को इसमें क्या मिलेगा, कंपनी ने बताया कि वेदांता के हर 20 शेयर पर निवेशकों को एक नई रियल एस्टेट कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। हालांकि इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है। डीमर्जर क्यों किया जा रहा है यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कंपनी जो है इस कदम से रियल एस्टेट कारोबार को एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान देने की कोशिश कर रही है और इस सेक्टर के अवसर उठाने की कोशिश कर रही है। नई कंपनी के बारे में अगर आप जानें तो देखिए, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस पर पूरी तरीके से कंपनी का फोकस रहेगा यहाँ पे। चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर लीजिए, टाउनशिप की बात कर लीजिए, मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से इस पर विस्तार करता हुआ दिखेगा।